हम बात करते हैं हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 के बारे में। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 हमें बताती है कि इफ A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, लेट अस कंसीडर हमारे पास में एक A मैट्रिक्स है जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर n है। मतलब हमने एक एग्जांपल लिया है जिसके अंदर A मैट्रिक्स है 3x3 ऑर्डर, स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 ऑर्डर का है, और यही जो मैट्रिक्स है ये हमें बताता है कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डिटर्मिनेंट निकालें, मतलब अगर इस मैट्रिक्स का हम एडजॉइंट निकालें और इस एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालें तो वो किसके बराबर होगी? उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की पावर n-1 के बराबर होगी। मतलब अगर हम इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो सबसे पहले हम इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a निकालने के लिए हमें एक शॉर्टकट मेथड पता है, a11 इंटू a11 प्लस a12 इंटू a12 प्लस a13 इंटू a13। तो ये हमारी एक शॉर्ट ट्रिक है जिसके थ्रू आप समझ सकते हैं इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो अब a11 अगर हमारा ये है तो इसको हमने यहां पे लिख लिया इनटू a11 जो कि इसके कोफैक्टर की वैल्यू है वो है 7, तो हमने इसका मल्टीप्लाई 7 का यहां पे करवा दिया, प्लस a12 हमारा 3 है तो 3 का मल्टीप्लाई यहां पे इनटू a12 मतलब इसके कोफैक्टर की वैल्यू -1 यहां पे आ जाएगी, प्लस a13 मतलब इस 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे हम इसके कोफैक्टर की वैल्यू दैट इज अगेन -1। तो हमारे डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ जाएगी 7 - 3 - 3 -3 - 3 इज -6, तो इट विल बी 1। डिटर्मिनेंट ऑफ a की वैल्यू आ रही है 1। अब हम निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू। अब एडजॉइंट ऑफ a की डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हमें इसको एक्सपांड करना होगा, क्योंकि इसके तो कोई कोफैक्टर हमारे पास में है नहीं, इसलिए हम ये वाला मेथड तभी लगा सकते हैं जब हमारे पास में कोफैक्टर की वैल्यू गिवन हो, और इसके कोई कोफैक्टर हमारे पास गिवन नहीं है, इसलिए हम इसको एक्सपांड करके सॉल्व करेंगे। एक्सपांड करने के लिए हम जैसे जानते हैं कि हमें सबसे ज्यादा वो वाली रो या कॉलम ढूंढना रहता है जहां पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। अब C3, R2 या R3 या C2, इन चार में से कोई सा भी हम एक रो या कॉलम ले सकते हैं इन दो और उसके थ्रू एक्सपांड कर सकते हैं। तो मैं एक्सपांड कर रहा हूं R3 के अलोंग। R3 के अलोंग एक्सपांड करने से हमको क्या बेनिफिट मिलेगा कि -1 एज इट इज इनटू, अब इसको और इसको हम छुपा देंगे तो ये हमारा डिटर्मिनेंट आ गया। सो 2 क्रॉस 2 का -3 इंटू 0 0, -3 इंटू 1 इज माइनस 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 ऑफ -3। फिर अब ये 0 है तो इसकी तो वैल्यू 0 ही रहेगी, फिर प्लस 1 इंटू, यहाँ पे +1 इंटू क्या आ जाएगा, इसको हम छुपा देंगे तो 7 1 जा 7, -3 इंटू -1 इज 3 प्लस का 3, तो हमारी इसकी वैल्यू आ रही है -1 इंटू 3 प्लस 4, ये 7 - 3 इज 4, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी -3 प्लस 4 दैट इज 1। तो अब ये जो थ्योरम हमें बता रही है वो ये बता रही है कि अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ a एडजॉइंट ऑफ a निकालना चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a अगर हम निकालना चाहें तो डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू आ रही है हमारी 1। तो ये हम एक और ट्रिक से निकाल सकते हैं जो कि ट्रिक होती है हमारी डिटर्मिनेंट ऑफ a टू द पावर n-1 दैट इज 1 टू द पावर 3 - 1, क्योंकि यहाँ पे हमारी n की वैल्यू 3 है इसलिए इसकी वैल्यू भी क्या आएगी 1 टू द पावर 2 दैट इज 1। तो ये जो वैल्यू आ रही है वही हमारी एडजॉइंट ऑफ a की वैल्यू रहेगी हमेशा। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी वेरीफाई। आगे बढ़ते हैं हमारे पॉइंट नंबर 4 की तरफ। तो पॉइंट नंबर 4 हमें बता रहा है इफ a एंड b आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर, a और b हमारे दोनों मैट्रिसेस हैं जो कि सेम ऑर्डर के हैं और नॉन सिंगुलर, मतलब इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है। सो अगर इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं है इसका मतलब ये डेफिनेटली किस टाइप के मैट्रिक्स है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। देन ए बी एंड बी ए, मतलब अगर हम a इंटू बी निकालें या b इंटू ए निकालें तो उनका जो रिजल्टेंट रहेगा वो भी हमेशा क्या रहेगा, नॉन सिंगुलर रहेगा, और वो भी सेम ऑर्डर का, जो ऑर्डर a और b का है उसी ऑर्डर का नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स रहेगा। सो चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं। लेट अस कंसीडर हमारे पास में है एक मैट्रिक्स A 1 2 3 4, एक मैट्रिक्स है हमारे पास में B जो कि सेम ऑर्डर का स्क्वायर मैट्रिक्स है 3 5 7 8। अब
इन दोनों के, ये दोनों ही नॉन सिंगुलर है, हम ये टेस्ट कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आ रही है हमारी 4 1 जा 4 माइनस 3 2 जा 6 विच इज -2। तो इसका मतलब सिंस a इज नॉट इक्वल्स टू 0, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल्स टू 0, hence a is non-singular। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू निकाल लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ b हमारा है 24 माइनस 35। तो डिटर्मिनेंट ऑफ b की वैल्यू हमारी कितनी आ रही है? -11। So hence since a determinant of b is also not equals to 0, therefore b is also non-singular matrix। अब हम निकालते हैं AB और BA की वैल्यू को, और फिर निकालेंगे हम इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू को, ये चेक करने के लिए कि क्या इनके डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉन सिंगुलर हो सकती है। तो देखते हैं। AB की वैल्यू हम पहले फाइंड करते हैं। तो AB विल बी इक्वल्स टू ये फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम में हमने मल्टीप्लाई करवा दिया है। अब सेकंड रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 3 जा 9, 7 4 जा 28। फिर सेकंड रो का हम सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करवाएंगे। 5 3 जा 15 प्लस 4 8 जा 32। तो ये हमारी वैल्यू आ रही है 16 और 5 21। 28 प्लस 9 is 37 and 32 plus 15 is 47। अब हम डिटर्मिनेंट ऑफ AB निकाल लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ AB विल बी इक्वल्स टू 17 इंटू 47 माइनस 21 इंटू 37, दैट इज इक्वल्स टू 22। तो हम बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू 0, तो ये भी नॉन सिंगुलर। अब हम निकालते हैं B इंटू A की वैल्यू। तो B इंटू A मतलब B इंटू A की वैल्यू। अब हम फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो ये आ जाएगा हमारा 3 1 जा 3, 5 3 जा 15 प्लस 3 इज 18। फिर फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में, 3 2 जा 6, 5 4 जा 20 विच इज 26। नाउ सेकंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम में करवाएंगे। 7 1 जा 7, 8 3 जा 24। तो 7 प्लस 24 इज 7 प्लस 24 इज 31। एंड देन सेकंड रो का मल्टीप्लाई सेकंड कॉलम में करवाएंगे। तो 7 2 जा 14, 8 4 जा 32। तो ये हो जाएगा टोटल 46। अब हम इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं। B इंटू A के डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाएगी 46 इंटू 80। तो जब हमने देखा कि AB का डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 22 है और BA की डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 22 है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ही नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस है ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस 2, इसीलिए हेंस दिस पॉइंट विल बी वेरीफाइड। जो नेक्स्ट 3 पॉइंट 5th 6th एंड 7th की हम बात करने वाले हैं, वो तीनों ही पॉइंट्स हमारे A इनवर्स के लिए हैं। जब हम इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हमें ध्यान देने वाली है, वो हमने इन तीनों पॉइंट्स में निकाली हुई है। तो पहला पॉइंट है हमारा इफ A इंटू बी इज इक्वल्स टू B इंटू ए विच इज इक्वल्स टू I। जैसे कि हमने डेफिनेशन में पढ़ा था हमारी A इनवर्स की, कि अगर हम दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवाते हैं, चाहे वो AB हो या BA हो, और उसकी वैल्यू I यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर होती है, तो हमारा जो B मैट्रिक्स है वो क्या कहलाता है? A इनवर्स कहलाता है, A का इनवर्स कहलाता है। और उसको हम कैसे लिख सकते हैं? B इज इक्वल्स टू A इनवर्स लिख सकते हैं। तो ये B हो गया हमारा इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, या B इज A इनवर्स। ठीक है। ऑल्सो B इनवर्स को हम लिख सकते हैं A इनवर्स का होल इनवर्स विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू A मैट्रिक्स, क्योंकि B इनवर्स A होता है, या A को हम B इनवर्स बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे B भी A का इनवर्स हो सकता है या A भी B का इनवर्स हो सकता है, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
we can also say this is the condition of a matrix to be invertible, ये हमारी कंडीशन होगी जिसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या हमारा कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल हो सकता है या नहीं। तो ये कंडीशन क्या है, अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, अगर हमारे पास में ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है जो कि इन्वर्टिबल है, तो ये कब होगा, इफ एंड ओनली इफ, ओनली वन कंडीशन इज देयर, ए इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, मतलब ए अगर हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, मतलब इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 नहीं होगी, तो ही ये हमारा क्या कहलाएगा, इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहलाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इफ ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, तो अब जब ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ये इन्वर्टिबल हो गया है, तो इसको हम इसका हम ए इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ए इनवर्स निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, ए इनवर्स निकालने के लिए हम यूज करेंगे ए इनवर्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। और सिंस यहाँ पे 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए है, यही वो कंडीशन है जिसके कारण यहाँ पे ए को नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तभी ये चीज एग्जिस्ट करेगी। ये चीज एग्जिस्ट तभी करेगी जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 नहीं होगी, तभी हम ए इनवर्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये हो गया हमारा 3 पॉइंट्स जो ए इनवर्स पे डिपेंड करते हैं।